बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फैसल मोहम्मद यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने जैसा कि पहले कहा था कोरोना के हवाले से, अभी मैंने देखा गुज़िश्ता 2-3 दिन कबल लॉकडाउन उठा तो पाकिस्तान के बाज़ारों में जिस तरीके से लोग निकले हैं तेज़ी से, ये देख के बहुत अफसोस हुआ कि आप लोगों को एहतियात करना होगी। आप लोग बराह करम ये ना सोचें कि करोना है कि नहीं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, मैंने देखा कि कहाँ है करोना। करोना आप को तलाश ना करें, आप करोना को तलाश ना करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, करोना एक बीमारी है और ये कहाँ से आई, कैसे आई, साजिश थी, क्यों थी, एक अलहदा बहस है, इस पर फिर कभी बात होगी। लेकिन सरेदस्त हकीकत ये है कि करोना मौजूद है। आप लोग इससे महफूज रहें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आपकी एक एक जान पाकिस्तान और दीन इस्लाम के लिए इंतहाई कीमती है। लिहाजा आप लोग बिल्कुल बिल्कुल गफलत से बचें। लोग इसलिए भी कह रहे हैं कि करोना नहीं है, और अगर करोना होता तो उसकी वैक्सीन क्यों नहीं आई। देखिए, वैक्सीन आ जाएगी या वैक्सीन है, ये फिर मैं आपको किसी वजह से बताऊंगा। मैंने आपको एक बात इशारतन कही थी कि दुनिया में कुछ क़ुव्वतों का प्रोग्राम था, दज्जाली क़ुव्वतों का प्रोग्राम था कि दुनिया की आबादी को कम किया जाए। उसी प्रोग्राम के तहत कुछ मामला शुरू किए गए थे, लेकिन वही बात है कि हम कुछ सोचते हैं लेकिन फ़ैसले ऊपर कुछ और होते हैं। मामलात जिस तरह वो चाह रहे थे उस तरह नहीं चले, बीच में गड़बड़ हो गई। अब वो चीन आया बीच में या जो भी हुआ, क्योंकि फ़ैसले तो ज़ाहिर है जब आसमान पे अल्लाह की तरफ से होते हैं तो अल्लाह ताला ख़ुद असबाब पैदा कर देता है, ख्वाह वो चीन बने या रूस बने। मामलात कुछ ऐसे बने कि मामलात गड़बड़ हो गए और जिस तरीके से वो करना चाह रहे थे उस तरीके से नहीं हुआ। तो अब सोचा ये गया है, मैं मुख्तसरन बता के निकल जाऊंगा, सोचा ये गया है कि पूरी दुनिया को हर्ड इम्यूनिटी पे छोड़ दिया जाए। हर्ड इम्यूनिटी से जो लोग बच जाएंगे, उस छन्नी से जो निकल जाएंगे, वही सरवाइव करेंगे, और जो छन्नी में रह जाएंगे उनको दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगी। इससे आगे मैं वादा नहीं करूँगा। आप इस चीज़ को ख़ुद समझ सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के तहत अगर हमें अपने आप को बचना है तो हमें हर सूरत में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। अभी मैंने बात की थी चीन के हवाले से, तो चीन के हवाले से मैंने पहले भी कहा था कि चीन जो है कोरोना के हवाले से, और जो अमेरिका का मामला हालिया तौर पे चल रहा है उसमें बड़ी तेज़ी आ रही है। हर आते दिन के साथ मामला बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था और शायद आपको याद भी होगा, आप देखते भी रहे होंगे कि अमेरिका ने गुज़िश्ता कई सालों में जो काम किया था, उसने मुख्तलिफ़ मुल्कों में जंगें छेड़ी, मुख्तलिफ़ सरज़मीनों पर अपनी जो उनका तरीक़ेकार है वॉर लड़ी। उनकी वॉर, उनका तरीक़ेकार होती है कैरेट एंड स्टिक डिप्लोमेसी। कैरेट एंड स्टिक डिप्लोमेसी हम उसे कहते हैं डिप्लोमेसी में। और जबकि चाइना ने एक अपनी चीज़ रखी जा रही है, वो रखी फाइनेंशियल डिप्लोमेसी। चाइना अपनी फाइनेंशियल डिप्लोमेसी में काम करता रहा, अमेरिका अपनी कैरेट एंड स्टिक डिप्लोमेसी में काम करता रहा। नतीजा निकला चंद सालों बाद कि चाइना जो है, चाइना की फाइनेंशियल डिप्लोमेसी और सरमायाकारी वाली डिप्लोमेसी सारी दुनिया में कामयाब हो गई। और आज सूरत हाल ये है कि जब ये कोरोना का मामला आया तो उसके बाद भी इनके मामलात को रोकने में चीन ही ने सबसे पहले अपने ताकत को शो किया, अपने कार्ड शो किए। और यहाँ तक के मामला है कि चीन इस वक्त अफ्रीका तक पहुँच चुका है, बल्कि किसी हद तक चीन इसराइल तक पहुँच चुका है। और ये भी बात है कि इसराइल भी इस वक्त चीन के साथ जाना चाहता है। इसराइल के चीन के साथ जाने का मकसद आप समझ सकते हैं क्या है। इसराइल के चीन के साथ जाने का मकसद ये है कि अमेरिका तनहा होता जा रहा है। यहूदी भी अपने मफाद की खातिर, मालियाती निज़ाम की खातिर मजबूरन चीन के साथ जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर देखा जाए, जो हमने देखा है वो ये है, या जो हम समझ पाए हैं, कि अमेरिका जो है दुनिया में तनहा होता जा रहा है। तो अमेरिका एक जो जब दुनिया में तनहा हो रहा है तो इस चीज़ का असर जो है सारी दुनिया की सियासत पर, सारी दुनिया की मईशत पर पड़ेगा। क्योंकि बहरहाल वो एक सुपर पावर रही है, उसके अपने मफादात भी हैं। इस पस मंज़र में अब जो नुकसान हुआ है इस इलाके में सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं, वो नुकसान अमेरिका के साथ साथ भारत का भी हुआ है। भारत को भी मैं देख रहा हूँ कि भारत तनहा होता जा रहा है।
और अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों में, मैंने जैसे पहले बताया भी था आपको कि भारत ने अंदरूनी तौर पर ये सूरत हाल को देखते हुए ट्रंप को कह दिया था कि हम अगर चीन और अमेरिका का कोई मामला हुआ तो भारत उनका फरीक या कहीं उनका हलीफ नहीं बनेगा। ना चीन का हलीफ बनेगा, ना चीन का हरीफ बनेगा और ना ही अमेरिका का हलीफ बनेगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने मफादात अजीज़ हैं। इसी चीज़ को देखते हुए ये मामला बढ़ा है और आज ट्रंप ने एक बहुत सख्त बयान भी दिया है। उसने कहा है कि अगर चीन ने अपने मामलात को दुरुस्त नहीं किया और अमेरिका के साथ जिस तरीके से हम चाहते हैं पावर शेयरिंग के मामले को अगर नहीं देखा तो हम चीन से टोटल तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर लेंगे। और अगर हम अमेरिका से ताल्लुकात अगर हम चीन से अगर ताल्लुकात ख़त्म करते हैं, अमेरिका का कहना है, तो बकौल डोनाल्ड ट्रंप के चीन की अमेरिका को $500 बिलियन की बचत होगी। बकौल वो कहते हैं ट्रंप के उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन दर हकीकत मैं समझता हूँ कि अमेरिका का नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका मज़ीद तनहा हो जाएगा। तो इस तमाम सूरत हाल में मैंने जो देखा है आलमी पस मंज़र जो देख रहा हूँ, जो आलमी मंजरनामा मैं देख रहा हूँ या जो मामला नज़र से गुज़र रहे हैं, उसमें ये नज़र आता है कि अगर खुदा न खास्ता चीन का और अमेरिका का अगर कहीं कोई जंगी टाकरा हुआ तो चीन इस पर सबकत ले जाएगा, अमेरिका इसमें मात खा जाएगा। ये बिल्कुल मैं आपसे हकीकतन 100% बात कह रहा हूँ। जितने भी अभी तक आदाद व शुमार आ रहे हैं, क्या वो मईशत के हवाले से हैं, चाहे वो जंगी हवाले से हैं या किसी और हवाले से हैं, उसमें इस वक्त हर जगह चीन का पल्ला भारी है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत हमारी सूरत हाल बेहतर होती जा रही है। और अमेरिका ने जब देखा कि ख़ुद वो अकेला होता जा रहा है तो उसने भी कुछ अपनी पसे पर्दा मामला दुरुस्त करने शुरू किए हैं। वो हाथ पैर मार रहे हैं। मैंने बताया था कि सऊदी अरब से भी उन्होंने बातचीत की है और अब पाकिस्तान से भी उन्होंने कुछ मामला तय करने की बात की है। पसे पर्दा बहुत चीज़ें चल रही हैं, पस मंज़र में बैक चैनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके अंदर एक ये चीज़ भी है कि अमेरिका ने वो जो बलोच लिबरेशन आर्मी जिसकी है उसको भी उन्होंने अब दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। हालांकि वो बलोच लिबरेशन आर्मी भारत की फ़ाइनेंस के ऊपर सारी दुनिया में चल रही थी। मगरिब में बड़ी उनकी सिफारतकारी थी, स्विट्ज़रलैंड में सब जगह वो बैठे थे, उनको फ़ंड मिल रहा था। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि रुक गया है। तो पस मंज़र में जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान के हक़ में बेहतर जा रही हैं। तो लिहाजा जब हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हमारे हक़ में बेहतर जा रही है तो हम क्यों ना ख़ुद एहतियात करें और संभल के चलें। हमें दुनिया के साथ चलना है। अगर दुनिया कह रही है कोरोना से बचना है तो आपने बचना है और बच के इससे लड़ना है। आपने अपने आप को कहीं भी गलत तरीके से एक्सपोज नहीं करना। देखिए, आपको एक छोटी सी बातें बता दूं, दुनिया जो SOPs आपको हुकूमत दे रही है उस SOPs को फॉलो करना है। वो SOPs जो हुकूमत आपको दे रही है वो कुछ बैनुल-अक़वामी मामलात हैं, बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, बैनुल-अक़वामी बरादरी है, उनकी जानिब से जो SOPs आपको मिलती हैं हुकूमत पाकिस्तान को, उसी SOPs को लेके आपको चलना है अपनी हुकूमत के साथ। अगर आप इसकी मुखालफत करेंगे नुकसान तो एक आपका होगा बिलाशुबा। अल्लाह ना करे कि अगर जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरी पिछली वीडियो अगर आप देखें, मैंने पहले कह दिया था कि मई के अंदर 15 मई से लेके 30 मई तक पाकिस्तान में कोरोना पीक पे जाएगा। तो अगर खुदा न खास्ता हमारे यहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, एक तो हमारा जानी नुकसान होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आलमी बरादरी की नज़र में भी ये बात आएगी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आलमी बरादरी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तो जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेटिव थ्योरी चल रही है कि अब उन मामलात को देखा जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरह, हर्ड इम्यूनिटी के ज़रिए कुछ मामलात को कंट्रोल किया जाए और इसी तरह इसकी सफाई हो जाए। मैंने इशारतन आपको बता दिया, अब आपने समझना है। मुख्तसरन बात करना पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं लेकिन उसके लिए मुख्तसर और बहुत ही मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि बाज़ वक़्त हमें बहुत सी चीज़ों का जवाब देना पड़ता है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं अपनी सियासत की तरफ। मैंने गुज़िश्ता दिनों आपको बताया था, अपनी वीडियो में भी कहा था कि परवेज़ खटक साहब और जहांगीर तरीन की मुलाकात के बाद बहुत सारे मामलात जो हैं दुरुस्त हो गए थे और जहांगीर तरीन की मुलाकात भी हो गई थी इमरान खान से और बहुत सारी चीज़ों पे फैसले हो रहे थे और कुछ पसे पर्दा मामला तय हो रहे थे जिसकी बड़ी तेज़ी से
पेशरफ जारी थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़ुद इमरान की अपनी पार्टी के भी हैं, जो नहीं चाहते कि ये मामला दुरुस्त हों, वो फिर दोबारा मुतहर्रिक हो गए। और उसके बाद हाल ही में आपने देखा होगा कि असद उमर साहब कमीशन में पेश हो गए, जिस कमीशन की मैंने बात की थी, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब को बुलाया जा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो नहीं गए, लेकिन असद उमर साहब चले गए। असद उमर ने जाके वहाँ जो कमीशन में बातचीत की, उनके वापसी के बाद अब वल्लाहु आलम बिस्सवाब क्या है, अभी तक हमारे पास फ़िलहाल कोई इत्तलात ऐसी नहीं आई। लेकिन ये ख़बर कन्फर्म है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि असद उमर की कमीशन से वापसी के बाद ये लोग दोबारा मुतहर्रिक हुए और बड़ी तेज़ी से मुतहर्रिक हुए हैं। ग़ालिबन मुझे लगता है, जो मेरा ये अंदाज़ा है, ये मैं ख़बर नहीं है, ये मेरा अंदाज़ा है जो 100% सही होगा, कि वहाँ जो असद उमर ने जो बातें की हैं उससे तमाम का तमाम मलबा जो है जहांगीर तरीन ग्रुप पे आया है। इस वजह से जहांगीर तरीन साहब दोबारा मुतहर्रिक हुए हैं और हत्ता के 2-4 और लोग जो इमरान के बड़े करीबी थे वो भी जहांगीर तरीन के साथ चले गए हैं। और आपने देखा जो फिरदौस आशिक ऐवान के राब्ते हुए थे बिलावल भुट्टो से, और जो मामलात हुए हैं और बहुत सारे लोगों के जो राब्ते हुए हैं वो भी इसी मुलाकात और इसी असद उमर के इन मामलात के बाद ही हुए हैं। और ये भी मैं बताता चलूँ, आपको शायद पता भी होगा कि ये बात नहीं है कि कोई फिरदौस आशिक ऐवान, बल्कि पीपल्स पार्टी के काफ़ी लोग अक्सर व बेशतर मिलते रहे हैं, वो राब्ते में रहते हैं। लेकिन अब वो राब्ते जो हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये कुछ बात और भी थी, कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछा कि आसिफ जरदारी के हवाले से लोगों ने पूछा है कि आसिफ जरदारी साहब का बयान आया था। तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूँ कि आसिफ जरदारी साहब की पोजीशन मैंने जैसे पहले बताया था कि 2-3 दिन कबल कि उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो इस पोजीशन में नहीं है कि कोई वो बयान दे सकें। ये तो अल्लाह रहम करे, जो उनकी सूरत हाल जो मुझे बताई गई है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसमें तो इंसान को अपनी आखिरत की तरमीम को सोचनी पड़ती है। 18वीं तरमीम पे कहाँ बात करेगा। तो ये तो खैर इनका बयान पीपल्स पार्टी की तरफ से इरेलीवेंट है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इसके अलावा ये है कि इस तमाम सूरत हाल के बाद जो है दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून भी बहुत मुसीबत में फंस गई है। मुस्लिम लीग नून इसलिए फंस गई कि आपको पता है कि एक बहुत बड़े मीडिया टाइकून इस वक्त फंसे हैं ज़मीनों के केस के अंदर, और वो सबूत उनके कुछ ऐसे मिल गए हैं कि उसमें बचने की उनको उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। तो उन्होंने ये कहा, उनके वकील ने, और उन्होंने ये सबूत दिए कि भाई आपने मुझे फंसा दिया है, मुझे कहीं से बचने की उम्मीद नहीं, लेकिन जिन्होंने मुझे दिया था या जो मेरे सरपरस्त थे उनके पास तो मुझसे ज़्यादा कुछ है, और वो भी ज़मीनें उन्होंने इसी तरह ली हैं जिस तरह मैंने ली हैं। अगर आप मुझे पकड़ रहे हैं, अगर मैंने गलत किया है या मेरी बदउनवानी है, तो फिर वो क्यों नहीं। उनका इशारा नवाज शरीफ ख़ानदान की तरफ था। नतीजे में उन्होंने कुछ 2-4 सबूत ऐसे दे दिए कि वो अब सुनने में आया है कि वो जाती उमरा की फ़ाइलें खुल गई। तो अब मुसीबत ये पड़ गई कि जिस केस के अंदर ये मीडिया टाइकून फंसे थे, उसी केस के अंदर अब शरीफ ख़ानदान का जाती उमरा फंसने वाला है। तो ये एक और नई मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई। इस वजह से शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इतने ज़्यादा परेशान है कि उन्होंने ये कन्फर्म मैं इत्तला दे रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि हर सूरत में उन्हें बाहर निकाला जाए। और अगर वो ये कहते हैं, वो ये तक ऑफ़र कर बैठे हैं कि अगर उनको नाअहल कर दिया जाए, उनके पूरे ख़ानदान को नाअहल कर दिया जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं, लेकिन उन्हें जाने दिया जाए। क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अब ये जो जिस केस में मीडिया टाइकून फंसे हैं और जो जाती उमरा की ज़मीनों का जो केस खुल गया है, वो इतना सॉलिड केस है कि वो यहाँ भी नहीं बच सकेंगे। तो इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे किसी तरह से पाकिस्तान से बाहर निकलने दिया जाए। इसी तरह पूरा हाल इस वक्त अपोजिशन का यही है। मैंने आपसे पहले कहा था कि अपोजिशन का भी परेशानी है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, लेकिन बहुत परेशान है। जब वो जाते हैं पार्लियामेंट में तो वहाँ जाके कुछ बयान देते हैं, पार्लियामेंट का तो जो बयान देते हैं वो टोटल इरेलीवेंट है, उसकी तो आप फिक्र ही ना करें। लेकिन जब उनको बुला लेते हैं पावर कॉरिडोर को, कोई शख्स उनका वास्ता पड़ जाता है तो कहते हैं कि सर हम आपके साथ हैं, जो आप कहेंगे जैसा है हम आपके साथ हैं। लेकिन देखिए ना, हमें तो कहना तो पड़ता है, हमने लोगों को वोट भी लेने हैं, हमने दोबारा पार्टी में भी हमारी है, तो लिहाजा वो वहाँ कुछ कहते हैं, पार्लियामेंट में आके कुछ कहते हैं, और फिर उसके बाद पसे पर्दा फिर रेशा दवानियों में लग जाते हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त अपोजिशन की चल रही है। लेकिन इसमें जो असल चीज़ है वो ये है कि इमरान खान जो हैं अपनी जगह मजबूत हैं, और उन्होंने फ़ैसला किया हुआ है, जैसे मैंने पहले कहा था, कि वो मुकम्मल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने ये कह दिया था कि भाई मैं इतना कर सकता हूँ मौजूदा हालात के तहत कि आपके केसेस पे नरमी बरती जाए। लेकिन लगता ऐसा है कि कुछ लोग जो इमरान के साथ हैं वो चाहते हैं कि ये इमरान का मामला बिल्कुल नाकाम किया जाए, और यही वजह है कि अचानक कुछ लोग जो हैं नैब के साथ भी
मुंसलिक है पसे पर्दा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नैब के अंदर भी, नैब कोई देखिए इस वक्त कोई गैर जानिबदार नहीं है। गैर जानिबदार से मुराद ये नहीं कि वो हुकूमत की कर रहा है, लेकिन नैब के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग अपोजिशन हामी है, क्योंकि आपको पता है कि नैब के अंदर जितने लोग हैं वह नवाज़ दौर के भी रहे हैं। तो नैब के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नवाज़ और जरदारी से ख़ानदान से हमदर्दी रखते हैं। तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ें ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो कॉन्स्पिरेटिक थ्योरी चलती है वो कभी कभी उसको वो सपोर्ट करते हैं, जिसके नतीजे में होता यह है कि बहुत सारे मामला चलते चलते अचानक रुक जाते हैं। लेकिन सरेदस ये है कि इमरान खान की तरफ से ये कि बहुत बेहतर है। अभी तक मामला जो है इमरान खान के पूरे पूरे काबू में है। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल बनी कि इमरान ने अगर देखा कि मामला हद से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, तो कोई भरोसा नहीं कि वो सारे सेटअप को ही रुखसत कर दे। आज तक का यही था। इंशाल्लाह कोई ख़ास अगर बात हुई तो मैं फिर आपसे ज़रूर मुखातिब होऊंगा। इंशाल्लाह 2 दिन बाद कुछ 2-3 नई अहम ख़बरें होंगी तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। और मुझे एक काम ये है कि आप मुझे अपने ज़रूर आरा दिया करें, और सवालात हों तो ज़रूर दें। मैं कोशिश करूँगा कि या तो यहाँ या नहीं तो व्हाट्सएप पे, या नहीं तो मेरा जो फेसबुक है वहाँ पे मैं आप सबको से मुखातिब हो सकूँ, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में बैठा हूँ, मेरे पास टाइम है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना आम दिनों में तो शायद बहुत मुश्किल हो। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।